देखिए ना, पहले महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा, अब दिल्ली में लॉकडाउन। इन खबरों से प्रवासी कामगारों में डर बढ़ गया है। डर कि कहीं फिर से लंबा लॉकडाउन न लग जाए, डर कि कहीं फिर से रोजी रोटी के लाले न पड़ जाएं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी ये कमा के इकट्ठा किया, इसके लिए अपना घर छोड़कर आए, कैसे जाए? काम नहीं है तो लौटूंगा ना। जिससे बस काम करने उसने जवाब दे दिया कि भाई अब तुम अब घर जा सकती हो। एक आस लेके बैठे हैं, जब तक आस है सांस है। पैदल ही जा रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं। ये कदम ताल एक सिस्टम पर से भरोसे खत्म होने का सबब है। ये मजबूर चेहरे एक चुनी हुई सरकार के मुर्दा हो जाने का सबूत है। एक साल में कुछ नहीं बदला, तब भी लॉकडाउन के डर के बीच लोग पैदल बढ़ रहे थे और अब भी चल रहे हैं। पैदल परिवारों को साथ लिए बढ़ रहे हैं। इस भीड़ में युवा भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अस्पताल में लोग मर रहे हैं, जो बचे हैं वो अपने घर की ओर चल रहे हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड कम पड़ रहे हैं। राजधानी में गिने चुने आईसीयू बेड बचे हैं। पूरे देश का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। दिल्ली में हालात बेकाबू हुए तो मुख्यमंत्री महोदय ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे का हाल आपको जरूर देखना चाहिए। हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य से समझिए, यूपी के कई शहरों में लोगों को पहुंचाने वाले इस बस अड्डे के क्या हालात हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। वो खड़े होकर के बसों का इंतजार कर रहे हैं। कोई प्राइवेट जीप में, कोई प्राइवेट ऑटो में, ऐसे करके दिल्ली से जल्द निकलना चाहता है। ना सिर्फ बसों के अंदर भारी भीड़ भरी पड़ी है, बल्कि बसों के ऊपर भी लोग अपना परिवार लेकर, अपना घर गृहस्थी का सामान लेकर के चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर लोगों से दिल्ली न छोड़ने की अपील की है। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी जरूर सुनना चाहिए, जो एक बार नहीं 2 बार लोगों से बिहार लौटने की अपील कर चुके हैं। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है। दिल्ली में काम करने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में है जो बिहार में काम करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बयान समझ से परे है। शायद इसकी वजह पिछले साल मजदूरों के लौटने में सहयोग न कर पाने के कारण हुई फजीहत हो। नीतीश बाबू लोगों के बीच इस दफा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हो। डर तो मजदूरों के मन में भी है, जो पिछली बार अपने दम पर लौटने को मजबूर हुए थे। तस्वीरें आपने पिछले साल देखी थी, तस्वीरें कुछ उसी तरीके से नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं कौशाम्बी में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इधर से उधर जाते हुए साफ तौर पर आपको फुटओवर ब्रिज के ऊपर भी नजर आएंगे और लोग चलते हुए जा रहे हैं। अभी तस्वीरें हमने देखी थी, एक बस के ऊपर काफी संख्या में जो थे लोग वो बैठे हुए हैं। जो काम करने वाले लोग थे वो दिल्ली छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। इनको डर है कि जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कहीं एक हफ्ते के बाद दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। दिल्ली में कल रात से 6 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लग गया। कल पूरी रात सड़कों से जैसी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक रावत आप तक खबर पहुंचाने के लिए आनंद विहार में डेरा डाले हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि जिनको बस नहीं मिल रही है वो पैदल ही आगे बढ़े जा रहे हैं। किसी तरह अपने घर, अपने गाँव पहुँचना चाहते हैं। कि लॉकडाउन सिर्फ अभी 6 दिन का बोला गया है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाता है तब क्या होगा। पिछली साल जो हुआ वैसा ना हो, इसलिए सब पहले से ही अपने गांव वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि कोरोना का कहर जहाँ से ये निकले हैं, जहाँ ये जाएंगे और जहाँ इनको जाना है, वहाँ वायरस कैसे हर तरफ फैल चुका है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 23,686 केस आए और 240 मौत। यूपी में 28,287 केस और 167 मौत, जबकि बिहार में 7,487 केस और 41 लोगों की मौत हुई। साफ है, दिल्ली में लॉकडाउन और देश में लॉकडाउन की आहट ने हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, इन पैदल चलते लोग, बस अड्डों की भीड़, किसी तरह अपने घर पहुंचने की चाहत इनके अपनों के लिए कितने बड़े खतरे की भविष्यवाणी कर रही है। वायरस कितना बड़ा विस्फोट करने वाला है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला आखिरकार ले लिया गया। इस फैसले के पीछे बड़ी वजह थी दूसरी लहर की सुनामी। 2 महीने में कोरोना के मामले और इसकी वजह से हो रही मौत आखिर क्यों इतनी तेजी से बढ़ी, आपको समझना चाहिए। कम से कम मेरे बाप तो बच जाए, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। तो नहीं इंतजाम होता है ना, किसी के माँ बाप मर रहे, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बहन मर रही है। अरे इतना इंतजाम तो रखो कम से कम। कोविड पॉजिटिव है, बेड हम लेने आए, कोई बेड नहीं मिल रहा है। कोरोना से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। अस्पतालों के पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है और गंभीर रूप से बीमार लोगों की एक बड़ी संख्या है जो हर रोज बढ़ रही है। कोरोना का यह संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक आंकड़े से सबसे पहले जरा दूसरी लहर की तूफानी रफ्तार को देखिए। 15 अप्रैल को एक दिन में भारत में संक्रमण के केसेस ने 2 लाख का आंकड़ा पार किया था। तब 2,739 केस आए थे। अगले दिन 16 अप्रैल को एक दिन में 2,17,353 केस आए। 17 अप्रैल को 2,34,692, 18 अप्रैल को 2,61,500 और 19 अप्रैल को 2,73,810 नए केस सामने आए हैं। यानी 5 दिन में केसेस की संख्या 73,071 बढ़ गई है। इसी तरह से कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की बात की जाए तो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये आंकड़ा भी 50% से ज्यादा बढ़ गया है। 15 अप्रैल को 1038 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा रोज बढ़ता रहा। 1619 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में हुई मौत की सबसे बड़ी संख्या है। अगर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो सिर्फ 2 महीने के अंतराल में इनकी संख्या में 592% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फरवरी में भारत में कोविड से सिर्फ 2,672 लोगों की मौत हुई। मार्च में यह संख्या लगभग दोगुनी से ज्यादा हुई और मार्च में कोरोना से 5,674 लोगों की मौत हुई। लेकिन अभी अप्रैल के 18 दिनों में ही 15,833 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण की यह रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये एक और आंकड़े से समझिए। भारत में 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख केस होने में 65 दिन लगे। इसके बाद अगले 10 लाख केस 35 दिन में आए। फिर 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख होने में 10 दिन लगे। 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख होने में सिर्फ 6 दिन लगे और अब 1 करोड़ 40 लाख से 1.5 करोड़ केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। इसीलिए अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। अस्पतालों के बाहर लाइन लगाए लोग खड़े हैं जो भर्ती होना चाहते हैं या अपनों को भर्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन जगह ही नहीं बची। पर सवाल यह है कि इस बार इतने ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? सरकार के मुताबिक ऐसा लोगों की लापरवाही से हो रहा है। सेकेंड वेव में क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्टिव रही है, तो ऐसा जरूर लगता है जो पहले व्यक्ति थे वो कमरों में थे, घर में थे काफी हद तक और बाहर आए हैं। अब तो सरकार भी ये मान रही है कि यह वायरस भारत में एयरबॉर्न हो चुका है, यानी अब हवा के माध्यम से भी कोरोना फैल रहा है। इसीलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप भी उससे परिचित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। पर सवाल तो ये भी है कि कोरोना की मौजूदा लहर का पीक कब आएगा? इस सवाल का कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन अलग अलग संस्थानों ने अपनी अपनी स्टडी दी है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक 20 अप्रैल से 10 जून तक कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। IIT कानपुर के मुताबिक मई के अंत तक केसेस में कमी आनी शुरू होगी। मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक भारत में मई में दूसरी वेव का पीक आएगा। इसी स्टडी के मुताबिक 17 मई तक भारत में कोरोना केसेस की संख्या 3 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच जाएगी। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी सतर्क हो गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह की है। अमेरिका का कहना है कि वैक्सीन के बावजूद संक्रमण का खतरा है, इसीलिए भारत की यात्रा उनके नागरिकों को नहीं करनी चाहिए।
साथ ही अमेरिका का कहना है कि अगर यात्रा टाली जा सकती है तो टाल दें, पूरी तरह से वैक्सीन लगवाने के बाद ही भारत की यात्रा करें। आपको याद दिला दें, इससे पहले कल ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला था, यानी भारत में अब गैर ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन नहीं जा सकेंगे। और अब अमेरिका का अपने नागरिकों को निर्देश कि बहुत जरूरी हो तो ही भारत जाएं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके दोनों ही डोजेस वैक्सीन के पूरे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या कह रही है वो अलग बात, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए। हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं मास्क लगाकर रहिए, हाथों को साफ रखिए और कोरोना से दूर रहिए। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद यूपी में सख्त लॉकडाउन लगाने से कल इनकार कर दिया और आज यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट ने कल 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश देते हुए कहा था कि अगर बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो जिम्मेदारी यूपी सरकार की होगी। यूपी में कोरोना को लेकर बेकाबू हुए हालात पर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यूपी के सबसे ज्यादा प्रभावित 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगे। कोर्ट ने कहा, लोगों को 1 सप्ताह के लिए उनके घरों से बाहर जाने से रोक दिया जाए तो संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। जिन 5 शहरों को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए हैं, वहां के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बीते 24 घंटों में लखनऊ में 5,897, वाराणसी में 2,668, प्रयागराज में 1,576, कानपुर में 1,365 और गोरखपुर में 810 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार को निभाना चाहिए था, वो जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय निभा रहा है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से इस कोरोना महामारी के खतरे के बीच सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को जबरदस्ती ड्यूटी पर लगाया, वो सही नहीं था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की परवाह न कर पुलिस को भी चुनाव के काम में लगा दिया गया, ये भी ठीक नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर से ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो बताते वक्त भी पीड़ा होती है, लेकिन कहते हैं ना, तमाम नकारात्मक चीज़ों के बीच एक उम्मीद की किरण भी काफ़ी होती है। अंधेरे के बीच यही उम्मीद की किरण की खबर है ये, कोरोना के खतरे के बीच मुंबई से आई सुकून देने वाली खबर। घड़ी की सुई के साथ हर पल बढ़ते कोरोना मामले, इस खतरे के बीच लगता कर्फ्यू और सड़कों पर उतरे पुलिस वाले। शहर में कानून व्यवस्था संभालने वाले इन पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके पास ना तो शौचालय की सुविधा है, न कपड़े बदलने की जगह और न ही आराम करने की व्यवस्था। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। अब तक फिल्मी सितारों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैनिटी वैन पुलिस वालों की सेवा में लगाई गई है। ये वैनिटी वैन मुहैया कराने वाले व्यक्ति का नाम है केतन। केतन ने इस मुश्किल घड़ी में मुंबई पुलिस को 4 वैनिटी वैन दी है, जिन्हें दहिसर, दिंडोशी, मलाड और घाटकोपर के पास तैनात किया गया है। वैन बढ़ेगी और बहुत सारे लोकेशन पे जहाँ नाकाबंदी है वहाँ पे वो लोग वैन मांग रहे हैं और मैं देने के लिए राजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि 20 से 22 मिनट तक मैं दे पाऊंगा। मैं आपको बता दें कि एक वैनिटी वैन में 3 कमरे होते हैं और हर कमरे में अलग से टॉयलेट, सोने की व्यवस्था होती है। वैनिटी वैन में गर्मी से बचाव के लिए एयर कंडीशनर की सुविधा भी मौजूद है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए आखिरकार बीती रात ऑक्सीजन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी गई। और इसी हॉर्न के साथ महाराष्ट्र के कोरोना मरीजों के लिए सांस का इंतजाम करने 7 टैंकर्स वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पड़ी। कलंबोली स्टेशन से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को रवाना किया, जो आंध्र के विशाखापट्टनम और झारखंड के बोकारो, जमशेदपुर से ऑक्सीजन भरकर महाराष्ट्र लाएगी। और ये पहला प्रयोग है। अब आज महाराष्ट्र में कम से कम 100 मेट्रिक टन इस टैंकर से 4 दिन में फिर से रिटर्न आ जाएंगे
और उसकी प्रायोरिटी लगेगी कौन से जिले में कौन से यहाँ पर पहले देना है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। हालांकि पहली ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 4 टैंकर्स ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हटाने भी पड़े। महाराष्ट्र के अलावा देश के बाकी हिस्सों के लिए भी ऑक्सीजन को लेकर मुहिम तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ और कैबिनेट सचिव की बैठक के बाद ऑक्सीजन और जरूरी सामानों के इंतजाम का काम सौंपा गया है। कोरोना काल में भारत ने दुनिया के दूसरे देशों की काफी मदद की है। अब दुनिया के देशों से अपने लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय दूतावास ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है। यूपी में हाईकोर्ट में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया। लॉकडाउन लगने की खबर सुनते ही शराब के ठेकों पर कैसे भीड़ जमा होने लगी, जानिए। ये 4 तस्वीरें किसी वैक्सीनेशन सेंटर, सब्जी या राशन की दुकान की नहीं, बल्कि शराब के ठेके की है। देश में लॉकडाउन की सुगबुगाहट क्या हुई, जान हथेली पर रखकर लोग सैकड़ों की संख्या में निकल शराब की दुकानों पर टूट पड़े। न चेहरे पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना के खतरे को भुलाकर इन सभी का बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह शराब मिल जाए। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ा कि राज्य सरकार को 6 दिन के लॉकडाउन का आदेश देना पड़ा। लेकिन जिस डर को देखते ये फैसला लिया गया है, उसी डर को ताक पर रख लोगों की भीड़ शराब लेने पहुंची है। ये लॉकडाउन का असर है भैया, सबको लग रहा है कि पहले की तरह लॉकडाउन के हो सकता है कि 2-3 महीने निकल जाए। डरे पहले ही लाइन लगा खड़े हो, पहले लाइन लगा खड़े हैं। दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें देखिए। इस दुकान में शराब खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर लगे पड़े हैं। ना सामाजिक दूरी, मास्क है वो भी आधा टंगा हुआ। भीड़ का आलम यह है कि ठेके के मालिक को लाउड स्पीकर से 2 गज की दूरी रखने को कहना पड़ा। आप मेरी बात मानो, 2 गज की दूरी बनाओ, 2 गज की दूरी बनाओ। यही हाल यूपी के जिलों का भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश ने लोगों की नींदें उड़ा दी। लोग निकल पड़े शराब के ठेकों पर अपना अपना इंतजाम करने, क्योंकि भले ही कोरोना का खतरा बढ़ जाए, लेकिन लॉकडाउन की एक शाम भी बिना शराब के न गुजरे। दरअसल यूपी में शराब की दुकानों पर भीड़ इसलिए जमा हो गई क्योंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में उससे इनकार कर दिया। लॉकडाउन की कुछ सूचना मिली है, उससे भी वजह तब तक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट की नोटिस आई, इस वजह से लोग घबराए हुए हैं। यूपी हो या दिल्ली, कोरोना के मामलों में कोई हद नहीं है। इसलिए तैयार और सावधान आपको ही रहना है, क्योंकि जान बचेगी तभी शौक या लत भी रहेगी। आपको एक बार फिर मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई की देखिए कितने रूप। कोरोना काल में मुंबई से 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आ रही है सामने। पहली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की है। सन्नाटा है यहाँ, लेकिन दादर में एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई सन्नाटे की। दादर सब्जी मंडी में रोज की तरह आज भी बेतहाशा भीड़ दिख रही है। जब से महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत की है, तब से एबीपी न्यूज में, खास तौर पर नमस्ते भारत में, हम हर सुबह दादर की भीड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह बदल जाती है, लेकिन मंजर नहीं बदलता। नागरिकों की तरफ से मंडई में बड़े पैमाने पर भीड़ हमें दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर नागरिकों की यहाँ पर मौजूदगी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हम फिलहाल है दादर के सब्जी मंडई में। दादर की सब्जी मंडई में बड़े पैमाने पर भीड़ है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मास्क भी लोगों की तरफ से पहने यहाँ पर नहीं गए हैं। बीएमसी की तरफ से पहले कोविड वेव में ये जो सब्जी मंडी है, इसको डिवाइड किया गया था, इसको दूसरी तरफ हिलाया गया था। पर दूसरे कोविड वेव में ऐसी कौन सी भी उपाय योजना जो है वो बीएमसी की तरफ से की गई देखी नहीं जा रही है। ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप समझें कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। पिछले कई दिनों से अपने आसपास आप एक दवा या इंजेक्शन का नाम खूब सुन रहे होंगे, रेमडेसिविर। कोरोना की इस लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खूब कालाबाजारी हो रही है और जो लोग हैं जिनको ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा, वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन सबकी बीच देखिए ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंजेक्शन करता क्या है, किस तरह के मरीजों में ये इंजेक्शन कारगर है और ख़ास तौर पर ये इंजेक्शन किन मरीजों को ज़रूर लेना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट से सुनिए ताकि आप जागरूक रहें।
कोरोना के बढ़ते कहर के साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। किल्लत ऐसी कि लोग हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कितनी कारगर है? एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है जो मौत की दर कम कर दे। स्टडी ने ये नहीं शो किया कि रेमडेसिविर से आपकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है, डेथ्स कम हो सकती है। हॉस्पिटल स्टे हैज कम डाउन बाय अ फ्यू डेज, दैट्स ऑल। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि ये दवा बस उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। सरकार के मुताबिक दूसरी लहर में अस्पताल में भर्ती 54% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जबकि पहली लहर में ये आंकड़ा 41% था। दूसरी लहर में युवाओं के चपेट में आने की बात से भी सरकार इनकार कर रही है। सरकार के मुताबिक पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी 70% मरीजों की उम्र 40 से ज्यादा है। पहली लहर में 30 साल से कम उम्र वाले संक्रमित 31% थे, जो इस बार 32% है। उम्र दराज लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, लेकिन कोरोना ने जैसे भयावह रूप धारण किया है उससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस ने हवा में जहर घोल दिया है। कोरोना की तेजी से फैलने को लेकर अब सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, जिससे इसके सबसे ज्यादा खतरनाक होने पर मुहर लगती है। नए रूप और तेज रफ्तार से फैलते कोरोना की वजह को लेकर अब सरकार ने बड़ा दावा कर दिया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है। आप भी उससे परिचित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। पिछले हफ्ते ही मशहूर जर्नल द लांसेट ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है, इसलिए कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल बदलने की जरूरत है। ऐसे में मास्क लगा कर रहने से हम कोरोना से हद तक बच सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है और एबीपी न्यूज भी मास्क लगाने को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है। हमारी आपसे अपील है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर देश की राज्य सरकारें कुछ करें न करें, अदालतों ने कमान संभाल ली है। देश की कई अदालतों ने क्या कहा, आपको जानना चाहिए। जब लोकपालिका हुई फेल, तब न्यायपालिका ने संभाला मोर्चा। हाईकोर्ट ने देश की सरकारों की नाकामी की पोल खोलकर रख दी है। देश के सबसे बड़े सूबे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्देश पर कल यूपी में लॉकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार के डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के लिए निर्देश पारित करते हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इनका कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देते हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 26 अप्रैल तक इन शहरों में सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोर्ट के फैसले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और दिल्ली की तरह ही वाराणसी में भी वाइन शॉप पर लंबी लंबी लाइन लग गई। इस बीच खबर ये भी आई कि कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। यूपी में सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने है, तो वहीं बाकी राज्यों की हाईकोर्ट भी सरकारों को आईना दिखा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट को सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए केजरीवाल के बयान आपको सुनाते हैं। कैसे कैसे हर बढ़ते दिन बयान बदलते गए और हालात ये कि सड़कों से लोग पलायन कर रहे हैं और सरकार लॉकडाउन लगाने को मजबूर है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है।
ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। एमपी में जबलपुर कोर्ट ने कोरोना संकट और मरीजों के इलाज में बदइंतजामी के मामले में 49 पन्नों की तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात भयानक है और ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है। यही नहीं, जरूरतमंद मरीजों को 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाना चाहिए। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन जरूरत के आधार पर होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि राज्यों एवं जिलों के बीच इस दवा के वितरण में किस मापदंड का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न जिलों के बीच रेमडेसिविर के आवंटन में असमानता एवं मनमानेपन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई भी की। इसके अलावा गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भार्गव कटारिया की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई के दौरान हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने के बारे में भी उचित कदम उठाने कोर्ट को उसकी जानकारी देने का आदेश दिया गया था। ये देश की सरकारों की नाकामी है कि जिसकी वजह से कई राज्यों की हाईकोर्ट को मोर्चा संभालना पड़ा है, क्योंकि देश की हालत बिगड़ रही है और इस वक्त हर नागरिक का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, जो कि इस वक्त अस्पतालों की हालत देखकर समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब समझिए इस लॉकडाउन में किसे मिलेगी छूट और किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी। न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर, सभी मेडिकल स्टाफ को वैध आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। गर्भवती महिला और मेडिकल सर्विस के साथ अटेंडेंट को छूट दी गई है। उन्हें वैध आईडी कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोगों को वैध आई कार्ड दिखाना होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इम्तिहान देने वाले छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट होगी। ई पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट, राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, मीट, मछली, पशु के खाने की दुकानें, दवा की दुकानों के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स के लोगों को भी ई पास जारी होंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, वाटर सप्लाई से जुड़े लोगों के लिए भी ई पास जारी हो सकते हैं। खाने की होम डिलीवरी सर्विस और टेक अवे वाले रेस्टोरेंट जारी रहेंगे। देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन प्रवासी कामगारों की भीड़ दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में खत्म ही नहीं हो रही। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह की आनंद विहार से ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 26 अप्रैल यानी कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में वो लोग जो कि राजधानी दिल्ली में काम की तलाश में आए थे या फिर छोटा मोटा काम रोजगार जो है वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी काटने के लिए कर भी रहे थे, वो अब वापस अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं। और सुबह से ही आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसे कई सारे लोगों की हमें भीड़ दिखाई दे रही है। रात को भी तस्वीरें आपने कई सारी एबीपी न्यूज़ पर देखी होंगी, जहां पर भारी भरकम भीड़ आनंद विहार पर नज़र आ रही थी। जिस तरह से 1 साल पहले लॉकडाउन की तस्वीरें जब सामने आई थी, कई सारे मजदूर पिछले साल भी कुछ इसी तरह से नज़र आए थे, वही तस्वीर फिर से उभरती हुई नजर आ रही है और वही जख्म एक बार फिर से हरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस जा रहे हैं सर दिल्ली से? यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, 10 दिन पहले आए थे, यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, तो अब क्या करेंगे, गाँव तो जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे? रोजगार के लिए आए थे। क्या काम करते थे? बेलदारी करते हैं। यही मुझे क्या चाहूँगा, बसंत बिहार के बाद। तो अभी कोई काम वगैरह तो मिलना बंद हो गया होगा? सब चीज़ बंद है। काम के लिए आए थे और जो यहाँ पर आए और लॉकडाउन लग गया। फिर अगले साल भी आए थे तो इसी तरह लॉकडाउन लग गया था। और जो
लॉकडाउन में फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन अब से कुछ देर पहले दरियागंज की तस्वीरें जरा देखिए। आप देखकर कह नहीं सकते कि दिल्ली में लॉकडाउन है। सब्जी मंडी में रोज की तरह भीड़ है, किसी ने मास्क लगाया हुआ है तो किसी ने नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दिखेगी ही नहीं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन दिल्ली के दरियागंज में आज सुबह इसका कोई असर नहीं। दिल्ली में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन की पहली सुबह है। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो का पूरा शेड्यूल कैसा होगा, किस किस को सफर करने में छूट मिलेगी, ये रिपोर्ट समझाएगी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो दिल्ली वासियों की लाइफ बचाने के लिए लॉकडाउन में अपनी रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगाने वाली है। आज से दिल्ली मेट्रो ने अपने शेड्यूल में बदलाव किए हैं। सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 बजे के बीच पीक आवर में मेट्रो आधे घंटे के अंतराल पर चलेगी, जबकि दिन के बाकी समय मेट्रो 1 घंटे के अंतराल पर मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान मेट्रो में वही लोग सफर कर सकेंगे जिनको सरकारी आदेश के मुताबिक छूट मिली है। हालांकि लोगों को सफर करने के लिए मेट्रो में अपना ID कार्ड दिखाना जरूरी होगा। मेट्रो में सीटिंग कैपेसिटी पहले की तरह 50% ही रहेगी और किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद अब दूसरी जगहों पर भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या मुंबई में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दिल्ली के नक्शे कदम पर है मुंबई? देश की राजधानी के बाद अब आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से साझा की है। ऐसा अनुमान है कि 1-2 दिनों में मुंबई में भी लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। मंत्री विजय वडेट्टीवार का दावा है कि पाबंदियों के बावजूद मुंबई में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पाया है, इसलिए अब लॉकडाउन पर विचार जारी है। मुंबई में 24 घंटे में 7,081 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 57 लोगों की मौत हुई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 29 अप्रैल तक ब्रेक द चेन नाम से पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, या तो लॉकडाउन या तो आगे भी पाबंदियां बढ़ाने का फैसला हो सकता है। देश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। कल 2,73,000 से ज्यादा नए केस आ गए। आज यह आंकड़ा 2.25 लाख से ऊपर जाने की आशंका है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र और यूपी से आ रहा है। कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 57 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,924 नए केस आए। वहीं इस दौरान 351 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के लिहाज से दूसरे नंबर पर पहुंच चुका उत्तर प्रदेश पिछले 24 घंटे में यहाँ केस भी बढ़े हैं और खतरा भी। देश के संक्रमण वाले टॉप 6 राज्यों की रिपोर्ट देखिए। यूपी में 28,287 नए मरीज और 167 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 15,785 नए केस और 146 मौतें दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में 12,897 केस और 79 मौत दर्ज की गई। गुजरात में 11,403 नए केस और 117 मौत दर्ज हुई है। राजस्थान में 11,967 नए मामले और 53 मौत दर्ज की गई है। उत्तराखंड में 2,160 नए केस और 24 मौतें दर्ज हुई हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि राज्यों में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है, यानी जितनी जांचें हो रही हैं उनमें पॉजिटिव आने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। लेकिन याद रखना, कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है और लड़ने के 4 हथियार हमारे पास है। मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और वैक्सीन लगवाना। इसलिए घबराना नहीं है और कोरोना का डटकर मुकाबला करना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे टीकाकरण अभियान पर वैक्सीन उत्पादकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना वैक्सीन ले सकेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान सीधे वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे। वैक्सीन कंपनियां 50% डोज सीधे राज्य सरकार या खुले बाजार में बेच सकेंगी। वैक्सीन कंपनियों को टीके की कीमत पहले से तय करनी होगी।
स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर रहकर काम करने वाले लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण पहले की तरह सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क होगा। देश में टीकाकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके तहत अब तक 12 करोड़ 69 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। देश भर में 73,600 केंद्रों के जरिए लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो अगर कोरोना से बचना है तो कोरोना का टीका लेना है, ये बात हमको समझनी है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई थी उसने अपना असर दिखा दिया है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब क्राइम ब्रांच को 2 दिनों की रिमांड भी मिल गई है। हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको दिखाया था कि शाहरदा इलाके में कैसे कोरोना काल की जरूरी दवा रेमडेसिविर महंगे दामों में कालाबाजारी के जरिए बेची जा रही है। अब खबर इंदौर से, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के आगमन को मीडिया इवेंट बना दिया गया। देखिए जरा। फूल माला और गुब्बारे से सजा ऑक्सीजन टैंकर, पुजारी पूजा पाठ और टैंकर के साथ फोटो खिंचवाते नेता। जब एक और शहर के कई कोरोना मरीजों की सांस ऑक्सीजन के नाम पर अटकी पड़ी थी, तो वहीं इंदौर के जल संसाधन मंत्री और जिला कलेक्टर टैंकर का इस्तेमाल करीब 1 घंटे तक अपनी राजनीति चमकाने में करते रहे। इस ऑक्सीजन सिलेंडर को अहमदाबाद के जामनगर से एमपी के इंदौर लाया गया, जहां राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और जिला कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर के बॉर्डर पर टैंकर का स्वागत करने पहुंच गए। ऑक्सीजन टैंकर का इतना भव्य स्वागत हुआ कि टैंकर आने को मीडिया इवेंट बना दिया गया। इस लेट लतीफी की राजनीति पर सवाल करने पर मंत्री जी भड़क गए और विपक्ष पर ही उल्टा निशाना साधने लगे। बेबुनियाद भ्रम 1 या 2 मिनट में, 1-2 मिनट में पता कर लो आप। 10 बजे टैंकर आया, 12 बजे आप अपनी। कोरोना के बढ़ते कहर में ऑक्सीजन का आपातकाल है। 1-1 मिनट की देरी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान आफत में है। ऐसे में शर्म आती है जब नेताओं की ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। बात बंगाल की, जहां कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक बंगाल में 5 चरण के मतदान में किसी पार्टी को कोरोना की कोई फिक्र, कोई खबर नहीं दिखी। लेकिन अब संक्रमण दिखने लगा है तो हर पार्टी संजीदा दिखने की होड़ में लगी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। क्या, आपको जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 5 चरण का चुनाव हो जाने के बाद अब बीजेपी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 बड़े फैसले लिए हैं। बंगाल में पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता अब बड़ी रैली की जगह छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। इन जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की इजाजत नहीं होगी। बीजेपी बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेगी। आज से बंगाल में बीजेपी मेरा बूथ कोरोना मुक्त नाम का अभियान शुरू करेगी। बंगाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभी तक बीजेपी की लगातार रैलियां हो रही थी, जिसको लेकर उसकी आलोचना भी हो रही थी। लेकिन सवाल तो अब भी उठेगा कि क्या नेताओं और पार्टियों को ये संक्रमण 5 चरण के चुनाव हो जाने के बाद दिखे। वैसे बंगाल में कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता, हर कोई अब कोरोना के खिलाफ जागरूकता दिखा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने बंगाल में अभी चुनावी रैलियां स्थगित कर दी थी। टीएमसी के नेता भी छोटी छोटी जनसभाओं की बात कह चुके हैं। लेफ्ट ने सबसे पहले बड़ी रैलियों को बढ़ते संक्रमण की वजह से स्थगित किया था। आपको बता दें कि बंगाल में अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है। 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।